हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम 2024 के 9 सितंबर के आज शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम 2024 में आप लोग 9 सितंबर के आज शिफ्ट में जीके जीएस मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छे स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग करंट के टॉपिक से। सबसे पहले दोस्तों हम लोग करंट को सॉल्व करेंगे, पुनः इसी वीडियोस में अन्य सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्कोवा, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, जून 2024 में लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर होगा ओम बिरला को। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा एनएस राजा सुब्रह्मण्य को। नेक्स्ट, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस यानी कि तेलंगाना फाउंडेशन डे 2024 कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर होगा 2 जून को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो पीवी सिंधु को। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो टोटल 64.2 करोड़ लोगों ने। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया? तो तेलंगाना की। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। ये हमारे करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा विजय भारती सयानी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 18वें लोकसभा चुनाव 2024 में किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी ने। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर होगा 5 जून को। अगला क्वेश्चन, किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुशील कुमार सिंह को किया गया है। नेक्स्ट, जून 2024 में किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से हासिल कर लिया है? तो गौतम अडानी ने। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा कृष्ण प्रकाश को। नेक्स्ट, विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे 2024 कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर होगा 1 जून को। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण कहाँ शुरू किया जाएगा? तो चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 31 मई को। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? तो जेपी नड्डा को किया गया है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? तो 25 जून को। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। नेक्स्ट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 कब मनाया गया है? 7 जून को। अगला है, जून 2024 में एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो एनवीडा है। अगला क्वेश्चन,
विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियंस डे 2024 कब मनाया गया है? तो 8 जून को मनाया गया है। ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी दोस्तों, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। इनमें आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लगी, आप जानते हैं दोस्तों। एसएससी में बात की जाए तो सबसे पहले आपका सीजीएल है, उसके बाद में एमटीएस है, जीडी भी आ चुकी है। रेलवे में दोस्तों सबसे पहले आपका आरपीएफ कांस्टेबल एसआई लगा ही है, इसके अलावा एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। दोस्तों इनमें आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को पूरी तरह से एनालाइज करके, इसके अलावा आपके क्वेश्चंस के पूरे वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को देखते हुए ये नया वर्जन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी किया गया है। इनमें किसी भी वैकेंसीज के लिए दोस्तों आप ये पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, जो कि 100% सक्सेसफुल रहेगा। इसमें दोस्तों आपका साइंस का पूरा स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका दोस्तों जीके का स्पेशल पीडीएफ आएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध जुड़ेगा, पूरा आपका करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। केवल 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका दोस्तों? 1857 की क्रांति को लेकर आप जानते हैं आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, आपके एग्जाम में बराबर यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। मोस्ट वन सीट आपके सामने लगा दी गई दोस्तों। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फैक्ट बन सकते हैं और जितने भी ट्रेंड से पूछे जा सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। अब ये टू जेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग कवर करेंगे। पहला पॉइंट है दोस्तों 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। जहां पे हम डेट मेंशन करते हैं, आप प्रिपेयर रहेंगे, क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमारे द्वारा मेंशन किया आता है। अगला पॉइंट है मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी 34वीं बटालियन के सिपाही थे। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 10 मई 1857, ये डेट आप लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ से? तो मेरठ से, यानी कि मेरठ की पहले टुकड़ी 20 से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, लॉर्ड कैनिंग थे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अब वहाँ पे देखिए दोस्तों, जहाँ से आपके एग्जाम में इस टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि जो टॉपिक है आपका 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्वकर्ता, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिल्ली की बात की जाए दोस्तों, तो दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। और वक्त खान से नेतृत्व किया था, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। कानपुर से बात की जाए दोस्तों, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था और तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था। लखनऊ से दोस्तों बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। फतेहपुर से दोस्तों अजीमुल्ला ने किया था। इतना आपको पूरी तरह से यहाँ पे प्रिपेयर रखने, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस डायरेक्टली बनते हैं, आप लोग जानते हैं। दोस्तों पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ऑल इन वन पीडीएफ एसएससी और रेलवे का पूरी तरह से हमारे द्वारा रेडी कर दिया गया। इसके अलावा बिहार एसएससी जो 10+2 की वैकेंसी है, इसका भी नया वर्जन पीडीएफ रेडी किया गया है। और यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज के जीके, जीएस और यूपी स्पेशल के पीडीएफ भी हमारे द्वारा नए वर्जन फिर से रेडी किए गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या है? क्वेश्चन रखा गया दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन कहाँ से, किस टॉपिक से दोस्तों? यूएनओ के लेकर हमारा क्वेश्चन आया। तो आप जानते हैं दोस्तों, इसको स्थापना से लेकर, इसके ब्रांचेस से लेकर नेशनल इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आपके मिसलेनियस के टॉपिक से जुड़ते हैं, आपके दोस्तों पॉलिटी के टॉपिक से जुड़ते हैं, हिस्ट्री के टॉपिक से जुड़ते हैं। यानी कि जो सीट आपके सामने लगाई दोस्तों, वो मोस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके सीट लगाई गई है। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं तो आपको अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ क्लियर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। अब ये एक पॉइंट दोस्तों आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान देंगे। पहला पॉइंट है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट
संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाओं की बात की जाए तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच है एवं अन्य दोस्तों यानी कि चीनी, रूसी यानी कि रसियन, अरबी तथा स्पेनिश इसकी अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। बात की जाए तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। इनमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। दोस्तों कॉन्सेप्ट से हमारे बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं, पूरी तरह से आप रिवाइज रखें। ऐसे कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों, ऐसे फैक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं क्वेश्चंस बन के। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों आप हमारा क्या है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, 5 स्थायी सदस्य आप देख लीजिए तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है तथा ब्रिटेन है। इन्हें किसी भी मसले पर वीटो का अधिकार प्राप्त है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। इसका नवीनतम सदस्य जो इसमें जुड़ा है दोस्तों वो दक्षिणी सूडान है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से दोस्तों आपका सुपर टॉपिक आ जाता है। आपका टॉपिक क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट जो सहयोगी संगठन है उनकी स्थापना कब हुई थी, उनका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ये आपको पूरी तरह से कवर करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले संगठन के नाम दिए गए हैं, फिर स्थापना वर्ष दिया गया है, फिर मुख्यालय। डार्कली यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों आपके एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की स्थापना तो 1919 में की गई थी। उसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC यानी कि वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में है, जो इसका पूरा नाम है। आगे बढ़िएगा, अगला दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। यूनेस्को आप लोग जानते हैं दोस्तों, इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखें, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना इसकी 1946 में और मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात की जाए, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और उसका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी, उसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला आपका यूनिसेफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। आगे बढ़िएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की बात की जाए, स्थापना 1957 में हुई थी, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान, स्थापना 1944 में हुई थी, मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी INMO, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, मुख्यालय इसका भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सब कुछ पूरी तरह से आपको क्लियर रखनी है। बाकी बढ़िएगा दोस्तों, इसके साथ आपका एक टॉपिक जुड़ जाता है, यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, इसको भी आप लोग यहीं पे पूरी तरह से कवर कर लीजिए। टॉपिक है दोस्तों जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके स्थापना हुआ से मुख्यालय। अभी हम लोग दोस्तों यूनेस्को के ब्रांचेस देख रहे थे, उनकी शाखाएं जो हैं। अब ये महत्वपूर्ण जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी यहीं पे आप लोग कवर कर लीजिए। देखिएगा, सबसे पहले संगठन के नाम है, स्थापना वर्ष है, मुख्यालय। सबसे पहले राष्ट्रमंडल हजारों बार पूछा गया है, स्थापना 1949 में हुई थी, मुख्यालय लंदन UK में है। रेड क्रॉस की बात की जाए, मुख्यालय 1800 दोस्तों स्थापना 1863 में की गई थी, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़िएगा, इंटरपोल की बात की जाए, स्थापना 1923 में हुई थी, मुख्यालय लियांस फ्रांस में है। अगला है दोस्तों आपका उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी NATO की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगला यूरोपीय संघ यानी EU की बात की जाए, स्थापना 1965 में हुई थी, मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ध्यान रखेंगे ये सार्क है आपका, स्थापना इसकी 1985 में हुई थी, मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्या दोस्तों, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी जो दोस्तों OPEC है हमारा, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और एशियाई विकास बैंक यानी ADB की स्थापना 1967 में की गई थी और इसका भी मुख्यालय फनीला फिलीपींस में है। इतना पूरी तरह से आपको दोस्तों यहाँ पे प्रिपेयर रखने, ध्यान रखिएगा। अगर एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपको सॉल्व करके अच्छे स्कोर लाने हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर, अभी बहुत सारी टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से देखेंगे, क्वेश्चन रखा गया है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका दोस्तों, जो महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान है, आप जानते हैं आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, द्रोणाचार्य, कलिंग पुरस्कार, जितने ऑस्कर पुरस्कार जितने भी हो सकते हैं राष्ट्रीय एवं इंटरनेशनल लेवल पे दोस्तों, मोस्ट एंड सीट सब कुछ कलेक्शन करके आपके सामने लगा दिया गया है। इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपके
आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। अब हमारा दोस्तों टॉपिक है महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान। और सबसे पहले दोस्तों हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इनको कवर करेंगे, पुनः हम लोग राष्ट्रीय लेवल पे। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान सबसे पहले देखिए, संबंधित क्षेत्र इस तरफ दिया गया है। बात करें दोस्तों नोबेल पुरस्कार की, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो है साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र एवं शांति। 6 क्षेत्रों के नाम आप रट के रखेंगे। पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों हमारा, बुकर पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों ये सरकारी सेवा, जन सेवा हो गया, पत्रकारिता हो गया, साहित्य हो गया तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपके थे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान। अब चलिए राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान आप लोग कवर कीजिए, देखिएगा संबंधित क्षेत्र दूसरी तरफ दिया गया है। बात करें सबसे पहले भारत रत्न की, तो यहाँ दोस्तों कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, खेल के क्षेत्र में जो विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों धनवंतरी पुरस्कार जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में, कॉमन सेंस लगाएंगे तो मिल जाएगा धनवंतरी कौन थे। बोर्ड लाख से भी दोस्तों कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप पाएंगे कि कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार सबश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। इतना दोस्तों आपको यहाँ से पूरी तरह से कवर रखने, ध्यान रखिएगा आप लोग। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है दोस्तों, जैन धर्म। आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक रहेगा जैन धर्म। देखिए क्वेश्चन कैसे मेंशन किया गया, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम, इसका अर्थ ये हुआ कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। अब मोस्ट मस्ट सेट दोस्तों जितने भी क्वेश्चन फैक्ट यहाँ से निकल सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कलेक्शन करके लगा दिया गया है। इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखिएगा, इसी में से आपके एग्जाम में दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। अब एक एक पॉइंट आप लोग कंसंट्रेट होकर देखेंगे। पहला है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि गात्रिक क्षत्रिय कुल के थे, और माता का नाम दोस्तों त्रिशला था जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। आगे बढ़िएगा। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोधरा था, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया और 42 वर्ष की अवस्था में जुरुम्भिक ग्राम यानी कि ऋषपालिका नदी के किनारे 12 वर्ष की तपस्या के बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जहां जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से प्रिपेयर है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण तो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया था। 5 महाव्रत है, सत्य है, हिंसा है, स्तेय है, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य है। आगे देखिएगा, इनमें से शुरू के जो 4 महाव्रत है वो जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के थे। अंतिम महाव्रत जो ब्रह्मचर्य है दोस्तों इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। जैन धर्म अनीश्वरवादी भी, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। कालांतर में दोस्तों जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर एवं दिगंबर में बढ़ गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्रों का परित्याग करते थे। आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए जैन धर्म की जो महासंगीतियाँ उनको आप लोग कलेक्ट कीजिए। 2 हुई थी, आप जानते हैं, यानी कि टॉपिक हमारा जैन धर्म की महासंगीतियाँ। संगीति के नाम, समय, स्थल और अध्यक्षता सबको दे दिया गया है। बात करें प्रथम संगीति की तो ये 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में की गई थी पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। द्वितीय दोस्तों जैन संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी यानी गुजरात में देव ऋषिगढ़ी या क्षमा शरणों की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इतना यहाँ से आपको पूरी तरह से कवर रखने, ध्यान रखिएगा अगर आपको यहाँ से अच्छे स्कोर करने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी, तो रास बिहारी बोस ने की थी 1942 में। देखिए क्वेश्चन कैसे मेंशन किया गया। क्वेश्चन कहाँ से गया, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन समाज सुधारक थे। आप जानते हैं आपका ट्रेंडिंग
टॉपिक दोस्तों इस बार ग्रीन टॉपिक रहेगा। आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिलेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की किसने की, सत्यशोधक समाज की किसने की, रामकृष्ण मिशन की, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना, तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों स्थापना वर्ष के साथ साथ संस्थापक यानी दोनों चीज़ें पूरी तरह से कंप्लीट कर ली गई हैं। इसको आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, किसी भी ट्रेंड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी, तो रास बिहारी बोस ने की थी 1942 में। देखिएगा सबसे पहले संस्था के नाम, फिर स्थापना वर्ष और फिर संस्थापक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए एशियाटिक सोसाइटी की, तो स्थापना हुई थी 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला है वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। सब कुछ पूरी तरह से आप क्लियर रखेंगे, आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका, तत्वबोधिनी सभा जिसकी स्थापना 1839 में की गई थी देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी एमजी रानाडे के द्वारा। अगला है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई। अगला दोस्तों आर्य समाज सुपर रहेगा, 1875 में इसकी स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज भी लिख के आता है, इसकी स्थापना 1905 में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और अभिनव भारत की स्थापना 1906 में की गई थी बी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका, मुस्लिम लीग मोस्ट बार रहेगा, इसकी स्थापना 1906 में की गई थी आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी वारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। विश्व भारती की स्थापना 1912 में की गई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों 1913 में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। नेक्स्ट, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा, और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। सब कुछ पूरी तरह से आपको कलेक्ट रखने हैं, आगे बढ़िएगा। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में की गई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी डॉक्टर हेड गेवार एवं बी.एस. मुंजे के द्वारा। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दोस्तों 1928 में की गई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। खुदाई खिदमतगार सुपार रहेगा दोस्तों 1927 में की गई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फारूक ब्लॉक की स्थापना दोस्तों 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सब कुछ पूरी तरह से आपको क्लियर रखने हैं। अगला क्या आपका, आज़ाद हिंद फौज जिसकी स्थापना 1942 में की गई थी रासबिहारी बोस के द्वारा, और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इतना यहाँ से आपको पूरी तरह से कलेक्ट रखने हैं। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल श्री कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका दोस्तों, जनरल साइंस का जो हमारा विटामिन का टॉपिक है, हमारा सुपर टॉपिक है, आप लोग जानते हैं। सीट आपके सामने लगा दी गई दोस्तों। विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट कर लिया गया है। इसको आप अच्छे से रिवाइज रखेंगे, इसी में से आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन कंटिन्यू बनते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब देखिएगा एक एक पॉइंट आप लोग। पहला है मछली के लीवर ऑयल में डैश डैश कर दिया गया है, प्रचुर मात्रा में होता है, तो विटामिन डी है। नेक्स्ट, घाव को भरने में सहायक विटामिन है, तो विटामिन सी है। नेक्स्ट, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, तो विटामिन सी है। नेक्स्ट, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी सी है। और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है, तो विटामिन ए डी ई के है। ध्यान रखेंगे। अब चलिए इस सीट को आपको पूरी तरह से कवर करने हैं। देखिएगा यहाँ पे दोस्तों विटामिन का नाम दिया गया है, उनके रासायनिक नाम, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, और कौन सी विटामिन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं। ये आपका सुपर सीट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। विटामिन ई की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी और संक्रमणों का खतरा जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन बी1 की बात की जाए, रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन बी2 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, इसकी कमी से क्लोसिस होता है। विटामिन बी5 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम निकोटिनामाइड होता है, इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। विटामिन बी12 की बात की जाए, रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है, इसकी कमी से प्रवासिया रक्तता होती है। विटामिन सी की बात की जाए, रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी कमी से अस्कर्बी और मसूड़े का फूलना जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इसकी कमी से रिकेट्स होता है, यानी कि कुपोषण। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका,
विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का न जमना। हजारों बार पूछा गया होगा, आप लोग जानते हो। इतना यहाँ से दोस्तों आपको पूरी तरह से कलेक्शन करने ध्यान रखिएगा। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखिएगा किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है दोस्तों? जो महाको जल संधियां हैं, ग्रेट चैनल है इंडिया से रिलेटेड, उनके भारत एवं पड़ोसी देश से जो मोस्ट टॉपिक से आपका बन जाता है। ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से दोस्तों आपके यहीं से उठते हैं। छोटा सा टॉपिक बना के दोस्तों सब कुछ पूरी तरह से ऐड कर दिए हैं, आप इसको अच्छे से रिवाइज रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। अब देखिएगा, एक तरफ प्रमुख चैनल एवं जल संधियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ विभाजित क्षेत्र दिया गया है। बात की जाए दोस्तों 8 डिग्री चैनल की, तो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। नेक्स्ट 9 डिग्री चैनल की बात की जाए तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 6 डिग्री चैनल दोस्तों ये ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से पृथक करता है। वह 10 डिग्री चैनल थोड़ा क्लियर में देखेंगे दोस्तों, ये अंडमान का जो एक द्वीप है लघु अंडमान, उसको दोस्तों निकोबार का ये द्वीप है जिसे कहते हैं कार निकोबार, उसको इससे अलग करता है। यानी क्लियरली देखा जाए तो दोस्तों 10 डिग्री चैनल जो है ये लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्या है दोस्तों देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा ग्रेट चैनल, जो कि इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। पाक जल संधि दोस्तों भारत को श्रीलंका से अलग करती है। और कोको चैनल दोस्तों ये अंडमान को कोको द्वीप जो कि म्यांमार में पड़ता है, इसको इससे अलग करता है, ध्यान रखेंगे। अब ये आपका बड़ा सा टॉपिक आपके सामने है। मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम के लिए बहुत सारे निकलेंगे। टॉपिक क्या दोस्तों? क्वेश्चन लगाया गया है, नेपाल की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो टोटल 5 राज्यों को। इन टॉपिक है हमारा भारत एवं उनके पड़ोसी देश। बहुत बड़ा टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे लिए दोस्तों यहाँ से निकलते हैं और डायरेक्टली पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए A to Z दोस्तों सब कुछ आप पूरी तरह से कवर कीजिएगा। जितने भी ट्रेंड से हम क्वेश्चंस को मेंशन करवाएंगे अच्छे से आप रिवाइज रखेंगे, ताकि किसी भी ट्रेंड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, नेपाल की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? करेक्ट आंसर होगा 5 राज्यों को। टॉपिक है हमारा भारत एवं उनके पड़ोसी देश। पहला पॉइंट है भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं और 2 देश जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, 7 स्थलीय सीमा वाले भारत के पड़ोसी देखेंगे दोस्तों तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है एवं बांग्लादेश है। 2 जलीय सीमा वाले भारत के पड़ोसी देश देखेंगे तो श्रीलंका, मालदीव है। पूरी तरह से इसको प्रिपेयर रखेंगे, हर ट्रेंड से दोस्तों हम क्वेश्चन को मेंशन करवाए हैं। अब अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, नोट है हमारा, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ मिलती हैं। बिल्कुल क्लियर रहेंगे। अब ये सेट दोस्तों आपका सुपर हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे ट्रेंड से जो कि आपके एग्जाम्स में बनते हैं। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों इसमें भारत के पड़ोसी देशों के नाम दिए गए हैं। उसके बाद में सीमा की लंबाई किलोमीटर में दी गई, जितना सीमा साझा होती है भारत के साथ, और वो भारतीय राज्यों का क्रम, यानी कितने राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके साथ बाउंड्री सीमा साझा होती है, और उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। पूरी तरह से दोस्तों आप क्लियर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्रम से दिया गया है, देखिएगा आप लोग। सबसे पहले दोस्तों बांग्लादेश की बात की जाए तो भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 5 राज्यों से। उसमें है दोस्तों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बिल्कुल क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट, चीन की बात की जाए तो यह भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करने वाला देश है, टोटल 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख है। नेक्स्ट आपका पाकिस्तान है, जो भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से, जिनमें जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात और लद्दाख है। देखिए, स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए दोस्तों हम कितने कम समय में कितने टॉपिक्स आपको क्लियर करवा देते हैं पूरी तरह से। इसलिए हम अपने वीडियोस में कभी ऑप्शन नहीं लगाते, ऑप्शन से चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती। नेपाल की बात की जाए दोस्तों, भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 5 राज्य से। नाम है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार की बात की जाए, भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 4 राज्य से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान की बात की जाए, भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 4 राज्य से, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान, जो कि भारत के साथ सबसे कम, सबसे लास्ट में दिया गया है, इसीलिए ये भी क्रम से लगाया गया है। टोटल 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश से, वो लद्दाख है। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। अब थोड़े से आप क्वेश्चन यहाँ पे कवर कीजिए, ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से दोस्तों क्लियर हो सके। देखिएगा, पहला क्वेश्चन लगाया गया है, भारत
किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है? तो अफगानिस्तान के साथ। अगला है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो टका है। और बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो दोस्तों जातीय संसद है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या लगाया गया है आपका? गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा के नाम से। नेक्स्ट, भारत का कौन सा पड़ोसी देश 1971 में अस्तित्व में आया? बांग्लादेश है। पंचशील समझौता भारत और किस देश के मध्य में हुआ था? तो चीन के मध्य में। और भारत के पड़ोसी देश चीन की भाषा क्या है दोस्तों, यानी राजभाषा? तो मंदारिन है। नेक्स्ट, नेपाल की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत है। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है। और म्यांमार की नई राजधानी नेपिडा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया और क्लियर हो गया होगा। पीडीएफ के बारे में सब कुछ हम बता चुके हैं। चलते हैं अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है दोस्तों? जो नदी घाटी परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, आप जानते हैं दोस्तों, डाकले क्वेश्चंस बनते हैं। ये कौन सी दोस्तों परियोजना किस नदी पर संचालित है? इसके अलावा दोस्तों किस राज्य या यूटी में स्थित है, ये भी हम यहाँ पे मेंशन कर दें। यानी पूरी तरह से इस टॉपिक को दोस्तों कवर करने का प्रयास किए हैं। सारे फैक्ट पूरी तरह से कलेक्शन कर दिए हैं। इसको आप अच्छे से रिवाइज रखेंगे, आपका सुपर टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। अब एक तरफ नदी घाटी एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम दिए गए, दूसरी तरफ राज्यों का शासित प्रदेश के नाम, और फिर दोस्तों या नदी या नदियों के संगम पे जहाँ पे ये संचालित हैं या स्थित हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भीमा परियोजना है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ये पवना एवं कृष्णा नदियों के संगम पर संचालित है। दोस्तों हीराकुड जल विद्युत परियोजना आपका उड़ीसा में पड़ता है। ये महानदी पर संचालित है। सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों ये गुजरात में पड़ता है, नर्मदा नदी पर संचालित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपका राजस्थान में पड़ता है जो कि सतलज और ब्यास के संगम पर संचालित है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला फैक्ट जो आपका है, फरक्का परियोजना जो कि पश्चिम बंगाल में है, गंगा नदी पर संचालित है। नेक्स्ट, दामोदर घाटी परियोजना आपका झारखंड में पड़ता है जो कि दामोदर नदी पर संचालित है। इडुक्की परियोजना दोस्तों केरल राज्य में पड़ता है, पेरियार नदी पर संचालित है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी पर संचालित है। सोन परियोजना दोस्तों बिहार में पड़ता है, सोन नदी पर संचालित है। काकरा पार परियोजना गुजरात सूरत में पड़ता है जो कि ताप्ती नदी पर संचालित है। अगला आपका गांधी सागर परियोजना जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, चंबल नदी पर संचालित है। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान में पड़ता है, चंबल नदी पर, यह भी संचालित है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, जवाहर सागर परियोजना जो कि राजस्थान में पड़ता है, यह भी चंबल नदी पर संचालित है। नेक्स्ट, माता टीला बांध परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्रों में पड़ जाता है। ये दोस्तों बेतवा नदी पर संचालित है। किस नदी पर संचालित है? बेतवा नदी पर संचालित है। सब कुछ पूरी तरह से आप क्लियर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। टिहरी बांध परियोजना जो कि उत्तराखंड में भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर संचालित है। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कृष्णा नदी पर संचालित है। अगला आपका तुंगभद्रा परियोजना जो कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों क्षेत्रों में पड़ जाता है, ये तुंगभद्रा नदी पर संचालित है। थीनबाद दोस्तों पंजाब में पड़ता है, रावी नदी पर संचालित है। सलाल पनबिजली परियोजना आपका जम्मू और कश्मीर पड़ता है जो कि चिनाब नदी पर संचालित है। इतना यहाँ से आपको पूरी तरह से क्लियर रखने, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो बस इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब इससे लंबा वीडियोस नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।